अब वहीं तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से वहां भारी तबाही हुई है। भूकंप में जान गंवाने वालों का आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है और अब तक वहां 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। बता दूं कि 1939 में, इससे पहले जब ये त्रासदी तुर्की में आई थी, तब मृतकों की संख्या 30,000 के करीब थी। तो यानी अब वो आंकड़ा उसको भी पार करता हुआ दिख रहा है, पार कर चुका है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप ताइप एर्दोगान ने भूकंप पर बहुत बड़ा बयान दिया है। भूकंप में महातबाही के बाद उन्होंने दावा किया कि 6 फरवरी को आया भूकंप 100 परमाणु बम धमाकों जितना खतरनाक था, जिसमें 10 में से 7 सूबों में शहर के शहर ढेर हो गए। इसी महीने की 6 तारीख को तुर्की में जलजला आया और 35,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस भूकंप ने तुर्की के कई शहरों को तबाह कर दिया है। हजारों घर इस खतरनाक भूकंप में जमींदोज हो गए। इस आपदा में जिंदा बचे हजारों लोग बेघर हो गए। भूकंप आने के 9 दिन बाद भी दुनिया भर से आए बचाव कर्मी लगातार मलबे में लोगों को ढूंढने के लिए जुटे हैं। हालांकि कई इलाकों में हालात बेहद खराब होने की वजह से हर किसी तक तत्काल मदद पहुँचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की राष्ट्रपति रेसिप ताइप एर्दोगान ने इस भूकंप को बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि ये भूकंप सैकड़ों शक्तिशाली परमाणु बमों जितना खतरनाक है। Dünyadaki pek çok ülkenin toprak bütünlüğünden daha geniş bir alanda yaşanan felaketin tarihteki diğer büyük depremlere göre 7 kilometre gibi yüzeye yakın bir yerde gerçekleşmesi çarpan etkisiyle yıkımı artırdı. Ardı ardına yaşanan bu depremler en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklükte bir enerji ortaya çıkardı. तुर्की में भूकंप से महातबाही के बाद वहां के राष्ट्रपति ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रपति रेसिप ताइप एर्दोगान ने इस भूकंप को तुर्की की स्थापना के बाद सबसे गंभीर आपदा बताया। 6 Şubat günü yaşadığımız iki büyük depremle tarihinde eşi benzeri görülmemiş genişlikte bir alanda ve şiddette sarsıldı. Cumhuriyet tarihinin 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük iki afetini aynı gün ardı ardına yaşadık. भूकंप आने के बाद से ही बचाव कर्मी लोगों को बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं और उन्हें इसमें सफलता भी मिल रही है, क्योंकि कई इलाकों से 8 दिन बाद भी मलबों में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और यही वजह है कि वहां के राष्ट्रपति ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि जब तक एक शख्स को बचा नहीं लिया जाता, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के प्रतिफल में ये इम्पैक्ट हुआ है, वो भी दक्षिणी तुर्की में। इन भूकंपों का कम से कम 10 सूबे इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 7 बहुत ही सीवियर हैं। फिलहाल जितना रेस्क्यू काम हो रहा है वो गाजियानटेप के आसपास इर्द गिर्द हो रहा है। भले ही वहां पर और भी सूबे हैं जहां पर नुकसान काफी भारी हुआ है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी वहां तुर्की में है और इस वक्त गाजियानटेप से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जावेद, आपने बहुत सारे सूबों का भ्रमण किया है, अधिकांश रिलीफ वर्क गाजियानटेप में फोकस्ड है, लेकिन गाजियानटेप की आबादी बाकी सूबों के बनिस्बत कम है और अंताकिया और कहरनमरास जैसे जो लोग जैसी जगह हैं, सूबे हैं, वहां जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, डेवास्टेशन हुआ है, वो गाजियानटेप के मुकाबले कई ज्यादा है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद। मैं अगर आपको बताऊं, जो अंताकिया है, कल हम अंताकिया में थे और ऐसा डिस्ट्रक्शन हमने पूरे तुर्की में कहीं नहीं देखा है। जो भी प्रभावित इलाके हैं, बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ हुई है। खंडर वो शहर बन चुका है। अभी हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नूरदागी से दिखा रहे हैं, जो कि गाजियानटेप प्रांत का हिस्सा है। जरा मैं आपको तस्वीर रेयर कैमरा से दिखाता हूँ। देखिए, ये विजुअल देखिए, ये अब इसी तरह से मलबों के ढेर जगह जगह बने हुए हैं और यहाँ हम जितनी दूर तक कैमरे की नज़र जाएगी, आपको इसी तरह से मलबे के ढेर नज़र आएंगे। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, इसी मलबे के ढेर के ठीक सामने किस तरह से रिलीफ वर्क यहाँ पर है और किस तरह से रिलीफ कैंप्स बन गए। देखिए, ये पुलिस है यहाँ तुर्की की। ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये पूरा मलबे का ढेर, मलबे का पहाड़ आपको नज़र आएगा। और ज़रा अब इस तरफ देखिए,
ये आफाट जो कि यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, आफाट की तरफ से यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं। जो लोगों की जिंदगी है वो इस तरह से कैंप्स में सीमित होकर रह गई है। और चुनौती ये है आनंद, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, 1 डिग्री लगभग यहाँ ठंड है। अभी कोल्ड वेव हम महसूस कर सकते हैं। देखिए किस तरह से जिंदगी बसर यहाँ पर यहाँ के लोग कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये टेंट बनाए गए हैं आफाट की तरफ से, और यहाँ अब इस तरह से लोग रह रहे हैं। और ये लगभग कई शहर ऐसे हैं जो कि टेंट सिटी के रूप में तब्दील हो चुके हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद नूरदागी के अलावा अगर हम बात करें तो अंताकिया बहुत ज्यादा प्रभावित है। हमने कल वहां पर देखा कि ऐसी जगह हमें नजर आई जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चल रहा था। और सबसे बड़ी चुनौती अभी यहाँ इनके सामने ये है कि वहां बॉडीज जो हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई हैं बहुत जगहों पर, जिसकी वजह से अब महामारी का वहां पर हमने महसूस की। महामारी का डर भी होगा, लगातार बना हुआ है जी। और जैसा आप कह रहे हैं यहाँ पर तो आफाट कैंप में आप चल फिर पा रहे हैं क्या? अंताकिया और कुछ ऐसी प्रोविंसेस, ऐसे सूबों में ऐसी हालत थी कि तुर्की आर्मी ने आपको वहां अंदर जाने नहीं दिया, और लोगों में भी कहीं ना कहीं गुस्सा दिख रहा है। क्या लूट मार के इंस्टेंसेस भी सामने निकल के आए? तो ये तो फिर मल्टीपल प्रॉब्लम हो गई। एक तरफ जान बचाइए, दूसरी तरफ आप इनका इलाज कीजिए, जो बेघर हो गए उनके लिए जगह दीजिए, फिर खाने पीने की सामग्री, फिर महामारी का डर, और उसके ऊपर अब लूट मार। और इसकी भी खबरें बहुत ज्यादा हो रही हैं, करीब 150 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं। देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि कहीं रोका गया, कहरामन मारस वो जगह थी जहां एक रिलीफ कैंप को हम शूट कर रहे थे, वहां हमें सेना ने रोक दिया। वहां इतनी ज्यादा तादाद में लोग रिलीफ कैंप में मौजूद थे, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी राशन लेने के लिए, लेकिन हमें वहां शूट नहीं करने दिया गया। इसके अलावा जो समस्या यहां आ रही है आनंद, वो ये आ रही है कि जो आप कैंप्स मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर सब कपड़े और खाना इनके पास है, लेकिन इनको यहाँ चाहिए हीटर चाहिए, गैस चाहिए, विमेन हाइजीन चाहिए, डायपर चाहिए, ब्लैंकेट्स चाहिए। ये वो ज़रूरत है जो फिलहाल ठंड से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कारों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको कैंप्स मिल जा रहे हैं वो कैंप्स में लोग रह रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ी चुनौती है, न सिर्फ वो लोग जो बच गए हैं उनको आसरा दिया जाए, उनको एक जो ज़रूरत है वो पूरी की जाए। इसके अलावा जो मलबों के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, उसको हटाना, क्योंकि जो आंकड़ा आपने अभी बताया कि 41,000 क्रॉस कर चुका है, अकेले 35,000 तुर्की में है, लेकिन मैं ये कह सकते हैं हम ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जहां अभी मलबा हटाया ही नहीं गया। कल हम एक एनडीआरएफ के कैंप में गए थे, वहां पर एनडीआरएफ काम कर रही थी। एक दिन पहले उन्होंने 8 बॉडी निकाली, कल 4 बॉडी वहां पर मौजूद थी। तो ऐसे में ये जो हमारी बात हुई एक्सपर्ट से, वो भी यही कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। और ये कह सकते हैं कि जो 1939 में भूकंप तुर्की में आया था, ये उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें 30,000 लोगों की मौत हुई थी, और अब 30,000 ये क्रॉस कर चुका है, और संख्या बढ़ सकती है। और लगातार जगह जगह अभी भी इसी तरह से मलबे के ढेर बने हुए हैं। जी, कई सारे आंकड़े तो ये कहते हैं कि 60,000 से लेकर 1 लाख तक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जावेद, आप मेरे साथ बने रहें, फिर वापस जावेद की ओर जाएंगे और भी लाइव अपडेट्स लेंगे। लेकिन आप मलबों का ढेर देख रहे हैं, ये सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जिसके अंदर लोग रह रहे थे, और कितनी इसके अंदर लाशें दबी हैं उसका अनुमान अभी भी कोई नहीं लगा सकता ठीक से। लेकिन हाँ, अब ये बॉडीज डिकम्पोज हो रही हैं, क्योंकि हफ्ता भर हो चुका है इस भूकंप को, और फिर इसकी वजह से अब महामारी फैलने का भी डर है। ऊपर धूप है और वहाँ ग्राउंड पर ठंड, तो वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफें बढ़ा सकता है जहां जितने लोग वहां इन राहत कैंप्स में हैं। 6 फरवरी के बाद भी तुर्की में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भूकंप के 9 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। मलबे में फंसे लोगों को जिंदा बाहर अब भी निकाला जा रहा है। कुदरत का करिश्मा देखिए कि कुछ लोग 8-9 दिन मलबे में दबने के बावजूद उनको जिंदा निकाला जा रहा है। यानी एक तरफ जहां लोग उम्मीद खो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ मलबे से सुरक्षित बाहर निकल रहे लोग रेस्क्यू टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। भूकंप की वजह से तुर्की के 10 शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, और हर शहर में मलबे में दबे लोगों को जिंदा निकालने का काम फिलहाल जारी है।
तुर्की में 9 दिन बाद भी चमत्कार। मलबे में ढेर के बीच जारी है जिंदगी की जंग। खंडहर हो चुकी इमारतों के बीच राहत का काम। पहले खंडहर हो चुकी इस इमारत के मलबे को एक एक कर हटाया गया और फिर हाथों से रास्ता बनाकर बुजुर्ग को मलबे के ढेर से बाहर निकाला गया और फिर रेस्क्यू टीम बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर आई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था क्योंकि मलबे में जिस जगह बुजुर्ग फंसे थे वहां तक पहुंच पाना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लेकिन कोशिशों के आगे जीत मिली और फिर 212 घंटे से मलबे के ढेर में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तुर्की के हता इलाके से भी चमत्कारी तस्वीरें सामने आईं, जहां एक महिला 203 घंटे से सीमेंट और ईंट के मलबों के बीच फंसी हुई थी, जिसे रेस्क्यू टीम ने बड़ी कुशलता के साथ बाहर निकाला। पहले हाथों से मलबे को हटाकर रास्ता बनाया गया और फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा ही चुनौती भरा था क्योंकि जरा सी भी चूक इस महिला की जान पर भारी पड़ सकती थी। महिला को सकुशल बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली और पूरा इलाका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भूकंप की विनाश लीला के बीच चमत्कार का सिलसिला लगातार जारी है। हता इलाके में मलबे के ढेर में लोगों की तलाश में जुटी टीम ने 8 दिन बाद 2 लोगों को जिंदा निकाला। ये दोनों 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद से ही मलबे में दबे थे। बिना कुछ खाए पिए ये 8 दिन तक जिंदा रहे। रेस्क्यू टीम के सदस्यों का भी कहना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दिख रहा है कि बल्ब की रोशनी में रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने एक आदमी को मलबे से जिंदा निकाला। बाहर निकलने के बाद भी इस आदमी के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती थी। इस आदमी के रेस्क्यू के तुरंत बाद ही बचाव टीम के सदस्यों ने मलबे के अंदर से महिला को बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद स्ट्रेचर पर लेटी महिला ने दोनों हाथ ऊपर किए, ईश्वर और बचाव कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही राहत बचाव की टीमें दिन हो या रात लगातार 24 घंटे लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। अब भूकंप के 9 दिन बाद भी तुर्की और सीरिया में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। भूकंप के दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, जिससे लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई जगह तो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे कुछ सूबों को फिर से पुनः बसाने के लिए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा 41,219 तक पहुंच गया है। भूकंप के 9 दिन बाद भी तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तुर्की में 65 देशों के 2,600 से ज्यादा बचावकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तुर्की में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके लिए 629 क्रेन, 360 गाड़ियों का प्रयोग भी हो रहा है। तुर्की में अब तक 3 लाख से ज्यादा कंबल, 41,000 से ज्यादा टेंट भूकंप पीड़ितों के लिए मुहैया कराए गए हैं। उधर सीरिया में भूकंप से हालात खराब होते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया की आधी आबादी भूख का सामना कर रही है। सीरिया के हालात को देखते हुए यूएई ने भेजी जाने वाली मदद को बढ़ा दिया है। यूएई की तरफ से सीरिया को भोजन, टेंट, कपड़े और मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं, लेकिन वहां के स्थानीय कह रहे हैं हमें कंबल दीजिए, कंबल चाहिए। महिलाओं के लिए जो पर्सनल यूज की सामग्री है, हाइजीन की सामग्री है, जैसे सैनिटरी पैड्स, वो चाहिए। बच्चों के लिए डायपर्स चाहिए और दूध, जो मिल्क पाउडर है, वो चाहिए। ऐसी चीजों की आवश्यकता है वहां पर। सीरिया के कुछ शहरों में भयंकर तबाही छाई हुई है। लोग दर्द से कराह रहे हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है जो मदद के लिए आगे आए, क्योंकि सिविल वॉर की वजह से अलग अलग सूबे अलग अलग एंटिटीज के कंट्रोल में है। ऐसा इलाका है जहां दशकों से ज्यादा वक्त तक चले युद्ध के कारण पहले काफी तबाही का माहौल था। सीरिया में तो हालात खराब हैं। जावेद मंसूरी अभी लाइव हैं तुर्की में नूरदागी से। आपके पीछे भी जो मैं देख रहा हूं, ये कई सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स लग रही हैं जो पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल गई हैं। हमने हते में देखा कि 8 दिन बाद भी कुछ लोगों की जान बच गई। यहां पर क्या बचाव कार्य बंद कर दिया गया है? क्या ऐसे कुछ सूबे हैं जहां पर अभी तक रिलीफ वर्क पहुंच नहीं पाया? जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है जावेद,
इसको तो सालों लग जाएंगे वापस बनने, तब तक ये लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के मलबे के पहाड़ नज़र आ रहे हैं उसको बनाने में, इस मलबे को हटाने में बहुत वक्त लग जाएगा आनंद, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये रिहायशी इमारतें हैं और जहां तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको इसी तरह से ये जो मलबे के पहाड़ हैं नज़र आएंगे। और ये एक तरफ नहीं है, मैं ज़रा कैमरे को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ अभी इस जगह पे, कम से कम इस पॉइंट पर हमें कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, नूरदागी में दूसरी जगहों पर चल रहा है, लेकिन यहाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए एक इमारत ये देखिए इस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या स्थिति है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये भी रिहायशी इमारत मालूम पड़ती है और ज़रा इसकी तस्वीर देखिए कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सब बिखर चुका है, बर्बाद हो चुका है। और ये सवाल सही है कि इस स्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाएंगे। और देखिए इस स्ट्रक्चर के ठीक सामने यहाँ इस तरह से ये आफाट के कैंप बने हुए हैं, लोग इन कैंप में शिफ्ट हो गए हैं जो बच गए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग। जावेद एक बात बताइए, एक एक टेंट में कितने लोग हैं? बनी हुई है लगातार। खाने पीने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? खुद ही उनको ये करना पड़ रहा है, अपना प्रबंध करना पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं स्थानीय लोग? देखिए खाने पीने की जो समस्या है वो यहाँ पर नहीं है। जो हमारी यहाँ के लोकल से बात हुई है उनको खाने का सामान पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, क्लोथ जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। लेकिन समस्या जो आ रही है वो ठंड में आ रही है। ठंड में उन्हें हीटर चाहिए क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। उनको ब्लैंकेट्स चाहिए, उनको गैस चाहिए, उनको विमेन हाइजीन चाहिए। तमाम समस्याएं हैं जो यहाँ के लोग अभी फेस कर रहे हैं। ये बातचीत के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और टेंट सिटी की जहाँ तक बात है तो कई शहर ऐसे हैं जहाँ आपको टेंट ही टेंट नज़र आएंगे। तो ये स्थिति तो हर शहर में कमोबेश नज़र आ रही है क्योंकि ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई है और लोग इस तरह जो घर हैं वहाँ रह रहे हैं। इस तरह कैंप्स जो हैं वो उसमें रहने को मजबूर हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो भी जिनके घरों में दरारें आ गई हैं, उनको खतरा है कि कभी भी गिर सकता है, तो वो अपने घर से दूर अगर नहीं जाना चाहते। अगर आफ्टर शॉक्स आए तो फिर वो क्या करेंगे? जी, क्योंकि कार फिर भी सड़क पे है, थोड़ा सेफ लगेगा, ऊपर से कुछ गिरेगा नहीं। कम से कम 2800 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं पिछले 9 दिनों में उस बड़े भूकंप के बाद। कल भी वहां पर ऐसे झटके आए थे जो कि 4.5 और 4.8 थे रिक्टर स्केल पर। यानी कि अगर ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी इमारतें हैं जिनमें क्रैक्स हैं वो कभी भी ढह सकती हैं, कभी भी गिर सकती हैं। भूकंप ने तुर्की के 10 शहरों को बर्बाद कर दिया है। आज अंताकिया में भी भूकंप का विनाश देखने को मिला। ये लीला ऐसी है कि पूरा शहर और पूरा कस्बा पूरी तरह से फ्लैट हो गया है। यहाँ सैकड़ों इमारतें गिर चुकी हैं और जो इमारतें नहीं गिरी वो जर्जर हालत में हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में जाने से कतरा रहे हैं। ठंड ने भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं क्योंकि ऊपर धूप दिख रही है, आपको साफ आसमान दिख रहा है, लेकिन टेम्परेचर वहां 1 डिग्री है। लिहाजा लोगों ने भूकंप से बचने के लिए कार और टेंट में नया बसेरा बना लिया है। भूकंप के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं तुर्की के आतंकिया इलाके से। यहाँ लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपने घरों में नहीं जाना चाहते, लिहाजा लोगों ने कार और टेंट में अपना बसेरा बना लिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंताकिया प्रांत के बेलेन जिला में है और यहाँ पर किस तरह से लोग भूकंप के बाद जिंदगी बसर कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बहुत ज्यादा बेबसी और दर्द इन लोगों के बीच इस वक्त चल रहा है। बेलन की ये तस्वीर मैं आपको पहले दिखाऊं। देखिए लोगों ने अपनी कार में बसेरा बना लिया है। ये कार आप देखेंगे यहाँ सभी ज़रूरत का सामान है। यहाँ मुझे गैस चूल्हा नज़र आ रहा है और यहाँ सभी ज़रूरत का सामान नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि भूकंप के बाद जो इनकी इमारतें थी वो बेहद रिस्की हैं। और ज़रा देखिए वो जो ब्लू कलर का जो घर है, ये लोग उस घर में रहते हैं लेकिन अब नहीं जा सकते क्योंकि उसके गिरने का खतरा बना हुआ है और लिहाजा ये लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। तुर्की में पहले भूकंप ने लोगों का आशियाना छीन लिया और अब ठंड ने भी यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लिहाजा लोग हीटर, गैस और कंबल के लिए सरकारी केंद्रों पर आश्रित हैं। सरकारी केंद्र के बाहर लंबी कतार लगी है। कतार क्यों लगी है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं क्योंकि भूकंप के बाद भारी तबाही इस इलाके में देखने को मिली थी। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये मेरे पीछे सरकारी केंद्र आपको नजर आएगा और ज़रा यहाँ पर लाइन एक बार देख लीजिए किस तरह से लाइन आपको यहाँ दिखाई देगी। ये मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीर आप देखिए कितनी बड़ी लाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इन लोगों को
कमी है किस बात की वो हम आपको बताएं। दरअसल यहाँ पर इनके पास खाना तो है, लेकिन इतनी भीषण ठंड में इनके पास हीटर की कमी है, इनके पास फ्यूल की कमी है, इनके पास जो वुमेन हाइजीन है उसकी कमी है। तो उसी के लिए ये इस सरकारी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि वो सब सामान इनको मिले। भूकंप के बाद से तुर्की में लोगों की जिंदगी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ लोगों के पास खाने पीने का सामान तो है, लेकिन जरूरत की बाकी चीजों के लिए लोगों को ऐसे ही सरकारी केंद्रों पर आश्रित रहना पड़ रहा है। 2023 की पहली सियासी जंग, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में किसका लहराएगा परचम? 3 राज्यों में चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।